स्टार्ट करते हैं। ओके, जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन, है ना। अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये रोस्टिंग हो रही है। क्या हो रही है? रोस्टिंग हो रही है। तो क्या बन गया? जिंक का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, है ना। और क्या रिलीज हो गई? SO2। याद रहे SO2 की स्मेल कैसी होती है ना। SO2 ध्यान रखिएगा उसकी स्मेल कैसी होती है। चलो, कैल्सिनेशन प्रोसेस देखो, नीचे कह रहे हैं कैल्सिनेशन हो रहा है। अब कैल्सिनेशन कब हो रहा है? जब कार्बोनेट वाले हैं ना, तभी कैल्सिनेशन हो रहा है। ठीक है। सल्फाइड वाले में कौन सी रिएक्शन काम आ रही है? रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कहाँ काम आ रहा है? कार्बोनेट वाले ओर्स में, है ना। तो जिंक का अगर कार्बोनेट है, सॉलिड होता है ये, है ना, इसको क्या क्या हीट कर रहे हैं। अब देखो तुम्हें समझ में तुरंत आ जाएगा, कार्बोनेट वाला है, कैल्सिनेशन हो रहा है, तो इसमें ये हीट तो दे रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कैसी है? बिल्कुल कंट्रोल्ड ऑक्सीजन की मात्रा है। ये नहीं कि जितनी मर्जी उतनी ऑक्सीजन चाहिए, उतना नहीं चल रहा है। ठीक, इसमें कहीं नहीं लिखा है, रिएक्शन लिखते समय नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तब लिख रहे हैं। ठीक, बात समझ में आ गई बेटा। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब देखो ध्यान से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, तो यहाँ पे जो काम करने वाला मजदूर होगा, जो काम कर रहा होगा, ठीक है, उसकी जान को भैया खतरा है। खतरा तो यहाँ पर भी है, ठीक है। लंग्स को खराब करती है, इसीलिए तो लोग कहते हैं ना, इंडस्ट्री में काम करने से लाइफ शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, चलो, तो बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, और हमने क्या समझा था कि जिंक का चाहे सल्फाइड मिले नेचर में, चाहे जिंक का कार्बोनेट मिला, या किसी भी जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, है ना, उनको जब हम लोग उनकी मेटलर्जी कर रहे हैं, मेटलर्जी मतलब धातु कर्म, मतलब धातु को साफ सुथरा करके निकाल लेना। ठीक है, तो जब हम मेटलर्जी कर रहे होते हैं, इस पूरे प्रोसेस का नाम मेटलर्जी होता है। ठीक है, तो जब मेटलर्जी कर रहे हैं तो हमको किस में उसको बदल लेना है, किस में ले आना है? हमारा फेवरेट है उसके ऑक्साइड बना लो। क्यों ऑक्साइड बना लो? क्योंकि ऑक्साइड बना तो तुरंत उसको गर्म किया और इट विल गेट रिड्यूस्ड इनटू प्योर मेटल, और ऑक्सीजन छोड़ के भाग गया। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, चलो, तो इसको थोड़ा सा और अब हम आगे देखते हैं। अब यह देखो ZnO का क्या कर रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा देखें। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस्ड टू द करस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन, है ना। तो कह रहे हैं अब इसको करने के लिए कोई सूटेबल ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हमको मिल जाए जो ये काम कर दे आसानी से। तो ये काम करने वाला कौन है? कार्बन। इसने क्या किया, जब रिएक्शन करी तो इसने क्या किया, इस O को अपने साथ ले गया। इस O को उसने अपने साथ ले लिया कि चलो भाई आ जाओ मेरे साथ। ठीक, तो उसने कहा ठीक, बढ़िया, Zn अपना अलग हो गया, और ये क्या बन गया? CO2। बढ़िया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बन के अलग हो गया। ठीक, बात पकड़ में आ गई। अब हमें ये सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए ZnO जब C से रिएक्शन करता है तो CO बनती है, ना कि CO2 बनती है। ये आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, ये नेचर में होता है, उसको हम लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं। याद इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इसके अनुरूप, अब हमें पता है कि ये कैसा इसका बिहेवियर है, तो उस हिसाब से हम इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो सारा स्टडी इसीलिए कि हम किसी चीज़ का उपयोग कर पाएँ, सदुपयोग कर पाएँ। ठीक, बात पकड़ना है। You are already familiar with process of oxidation and reaction explained in the first chapter. Obtaining metals from their compounds is also a reduction process, है ना। देखो ये reduction process है कि नहीं है? Yes, ऑक्सीजन हटा दिया, it is a reduction process. Besides using carbon क्या कोक के फॉर्म में, कोक माने कोयला, to reduce metal oxides to metals, sometimes displacement reactions can also be used. देखो या तो कह रहे हैं ये यूज़ कर लो, और इसके अलावा कोई अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलती हो जो इसके साथ आसानी से प्रॉफिटेबली हो सके, तो कह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के मेटलर्जी करते समय, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल कार्यक्रम है, ठीक है, तो कह रहे हैं अगर इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकती है तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या होगा, ऑक्सीजन किसी और रिएक्टिव चीज़ के साथ आसानी से कंबाइन हो जाएगा। The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium, etc. can also be used, ठीक है, as reducing agents because they can displace metals of lower reactivity from their compounds, है ना। ये बात पकड़ में आ गई। For example, when manganese dioxide is heated with aluminium powder, the following reaction takes place. Now this is interesting.
ठीक है। तो कह रहे हैं मैंगनीज का डाइऑक्साइड जो होता है, जब हम उसको एल्युमिनियम के पाउडर मतलब प्योर एल्युमिनियम के साथ जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैंगनीज अलग हो जा रहा है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है और ढेर सारी हीट निकल रही है। ढेर सारी हीट निकल रही मतलब ये कौन से टाइप की रिएक्शन है? वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है। यस, ठीक है। सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना अनामिका, ये समझ में आता है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। ठीक, अच्छा। कैन यू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस? तो कह रहे हैं ये रिएक्शन जरा देखो और बताओ मुझे कि इसमें कौन है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन है जो रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है मतलब उसको ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है। तो कौन है जिसको ऑक्सीजन छोड़ के जा रहा है? तो इसका मतलब मैंगनीज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। इफ़ यू जस्ट रिमेंबर दैट, ये सब इजी हो जाएगा। ठीक, और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब, ठीक, दैट्स हाउ इजी इट इज। These displacement reactions are highly exothermic, आगे लिखा ही हुआ है। ठीक है, the amount of heat evolved is so large that the metals are produced in the molten state. लो, इतनी 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 गर्मी, इतनी हीट निकलती है, ये जो मैंगनीज है ये क्या हो गया, पिघल गया, मॉल्टन स्टेट में जाके मिला। ठीक है, in fact the reaction of iron oxide, that is Fe2O3 with aluminium is used to join railway track or cracked machine parts. ठीक है, तो कह रहे हैं जब हम रिएक्शन कराते हैं, Fe2O3 है ना, तो उसकी एल्युमिनियम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो वो पिघल जाता है। पिघल जाता है तो क्या होता है, जो भी क्रैक होते हैं ना वहाँ पे वो रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने से क्या हो, पिघल गया। और पिघलने के बाद जब वो ठंडा हुआ तब क्या हो गया, जो क्रैक था ना वो क्रैक को सील कर दिया उसने। समझ में आ गया, इमेजिन कर पा रहे हैं? तो इसलिए मैंने कहा कि सारी रिएक्शंस किस लिए स्टडी कर रहे हैं, सो दैट वी कैन यूज देम। देखा इन्होंने कैसे यूज किया, ये भी याद करनी है आपको। ठीक, इसमें कोई डाउट अभी तक? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब कह रहे हैं भाई जो खूब तैयार बैठेंगे, भाई हमें एक्सट्रैक्ट कर लो, हम तो रेडी हैं एकदम, तो उनके लिए क्या करना है, उनके लिए कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। इलेक्ट्रोलिसिस करनी है मतलब उनके आयंस बना दिए, आयंस बनाने के बाद उनको अलग अलग कर लिया, इकट्ठा कर लिया, रेडी। ठीक, तो कह रहे हैं चलो, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव। कौन से, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह। ठीक, दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विद कार्बन। ठीक है, तो उनको हम कार्बन के साथ हीट करके नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एटसेट्रा टू द रिस्पेक्टिव मेटल्स, है ना। तो उनके जो ऑक्साइड बना के उसको हम रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। एफिनिटी मतलब उसके प्रति भाईचारा, दोस्ती, पक्की दोस्ती है। तो कह रहे हैं जो रिएक्टिव मेटल है ना, ऑक्सीजन भी अच्छा खासा रिएक्टिव है ना, और ये तो हाईली रिएक्टिव ऑलरेडी है ना, एकदम दोनों एक जैसे दोस्त हैं, दोनों को खूब खेलना कूदना पसंद है, तो दोनों अपना बढ़िया दोस्ती बनाए बैठे हैं। ठीक है, और कार्बन क्या है, बिल्कुल सीधा सच्चा प्यारा इंसान, उसको वो उतना उछल कूद नहीं करता। ठीक, तो कहते हैं चलो हटो, है ना, तुम्हारे साथ कोई हमें दोस्ती नहीं करनी। तो ये है, इसको बोलते हैं एफिनिटी, है ना, कहते हैं भाईचारा, प्रेम, सौहार्द्रता उनके मन में। उनको अच्छा नहीं लगता कार्बन, उन्हें ऑक्सीजन बढ़िया लगता है। तो देखो इनको कैसे सीधा किया जाए। ठीक है, अब इनको कैसे अलग किया जाए, ये प्रश्न है। ठीक है, सो दिस इज बिकॉज दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। दीज मेटल्स आर, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई कांट यू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम द हाईली एक्टिव मिनरल्स या हाईली एक्टिव मेटल्स को आप एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते विद द रिएक्शन ऑफ कार्बन और समथिंग लाइक दैट। तो उनको क्यों, क्योंकि इट हैज़ मोर एफिनिटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, है ना। चलो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। तो कह रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या तरीका है ना, इलेक्ट्रोलिसिस करानी पड़ती है ऑफ देयर मॉल्टन क्लोराइड्स। उसको पिघला करके, है ना, उनके जो मॉल्टन मतलब पिघलाने के बाद उनको हमें इलेक्ट्रोलिसिस करा लेना है। द मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कैथोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, है ना। अच्छा, whereas chlorine is liberated at the anode, है
है ना, एनोड, द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, द रिएक्शंस आर लाइक दैट। तो कैथोड खुद क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास कौन पहुंचेगा, पॉजिटिव वाला जाएगा। और एनोड खुद कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला किसको खींच लेगा, नेगेटिव वाले को। तो हमें चाहिए थे मेटल्स, मतलब हमें सोडियम चाहिए था, तो सोडियम को कौन खींचेगा, कैथोड, है ना। तो जो मेटल चाहिए वो मेटल हमें कहाँ लटकानी है, कैथोड पर, हमेशा हमेशा हमेशा। पूछो क्यों, धातु मतलब धन, याद आया, धातु मतलब धन, है ना, धन मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज किसके पास जाएगा, नेगेटिव वाले कैथोड, नेगेटिव के पास, कैथोड के पास। समझ में आ गया। सिमिलरली एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, है ना। तो क्या करना है, उसको मॉल्टन स्टेट में लेके आना है, उसके बाद हमें जो प्रोसेस है वो करना है। इसमें थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं तो वो भी, चलो लेट्स गो, ठीक है, लेट्स गो थ्रू इट। Refining of metals. The metals produced by various reduction processes described above are not very pure. They contain impurities which must be removed to obtain pure metals. The most widely used method for refining impure metals is electrolytic refining. तो कह रहे हैं ये जब रिएक्शन वगैरह में भी करके निकल के आता है ना, इसको भी हम लोग इसके बाद और प्यूरिफाई कर सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। तो क्या करना है, नाउ दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, रिफाइनिंग मतलब और शुद्ध करते जाना, और चमकाते जाना, और बढ़िया 100% प्योरिटी लेके आने की कोशिश करना। मैनी मेटल्स सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड। देखो जो इम्प्योर है उसको क्या बनाया, एनोड, क्योंकि हमें प्योरिटी कहाँ चाहिए, धातु प्योर कहाँ जाएगी, धन, धातु धन है ना, धन कैथोड के पास जाएगी, इसलिए कैथोड को क्या बनाना है, प्योर मेटल का। एनोड किसको बनाना है, उसको गंदगी इकट्ठा करनी, जो बचा खुचा माल है वो एनोड के पास जाएगा, ठीक। तो देखो फिर से पढ़ते हैं, तो कह रहे हैं इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द इम्प्योर मेटल, जो इम्प्योर मेटल है इज मेड द एनोड, उसको एनोड बना दिया जाता है। एंड अ थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड, है ना। तो उसको निकालने के लिए भी, जैसे मछली को पकड़ने के लिए को लगाते हैं ना अपन, कांटा, है ना, तो वैसे कह रहे एकदम एक हम बिल्कुल ही पतली सी एक स्ट्रिप प्योर मेटल की और लटकाते हैं। देखो जो कैथोड है तो पहले से वो प्योर मेटल डालना पड़ेगा, तो कह रहे हैं इसको डाला। इसके बाद अ सॉल्यूशन ऑफ द मेटल सॉल्ट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, और उसी किसी भी मेटल का सॉल्ट या उसी मेटल का सॉल्ट, है ना, उसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्या होता है, वो सारे आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है। जो भी मेटल है वो किस फॉर्म में आ जाता है, मॉल्टन जो हमारे पास मेटल है वो आयनिक फॉर्म में आ जाता है। आयनिक मतलब प्लस माइनस में डिवाइड होकर घूमने लग जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। द apparatus is set up as shown in figure 3.12, देख पा रहे हैं फिगर को, ठीक। ऊपर देखो यहाँ पर एक की लिखा हुआ है, KEY की लिखा हुआ है, की मतलब वहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रसार करेंगे वहाँ से। On passing the current through the electrolyte, the pure metal from the anode dissolves into the electrolyte। देखो अब नेचर का हमने एक सिद्धांत इस्तेमाल किया। नेचर का सिद्धांत है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो जैसा होता है उसके पास वैसी चीज़ आना चाहती है। प्रकृति में ये व्यवस्था है ना, कि चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। जैसे पानी है अस्तित्व में, तो पानी की बहुत सारी बूंदें हैं, तो क्या सब अलग अलग फैली हुई हैं, तो पानी पानी के साथ इकट्ठा हो गया। जो चीज़ जैसी होती ना उसके वो पास वैसी ही चीज़ें वो इकट्ठा कर लेता है ना। तो अब नेचर का ये एक नेचर का ये लॉ है, नेचर का लॉ है कि अगर वहाँ पर प्योर मेटल है तो प्योर मेटल हो के कहाँ, उसी के पास जाएगा। समझ में आया। तो ये भी एक नेचर का लॉ यहाँ पे डिप्लॉयड कर रहे हैं हम, ठीक। तो ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। और नेचर का एक लॉ है, नेचर का एक लॉ है, अगर किसी चीज़ का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह बढ़ रहा है तो वो क्या करती है, कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने की कोशिश करती है ना। तो उसको अगर कोई चीज़ वहाँ से बढ़ रही है तो उसको हटाने का भी प्रयास करती है। तो ये दूसरा लॉ हमने डिप्लॉयड किया, और जैसे ही वहाँ से वो क्या हो रहा है हमारे एनोड से, देखो ना, फिर से पढ़ लेते हैं। ऑन पासिंग द करेंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व्स इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। प्योर मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में गया। एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। समझ में आ गया, कितना खूबसूरत है ये। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन। और जो घुलनशील, जो घुल जाती हैं, है ना, जो सॉल्यूशन में घुलने वाली गंदगी है वो कहाँ पहुँच गई, सॉल्यूशन में पहुँच गई, ठीक।
वेयर एज द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है ना, वो अशुद्धियाँ जो घुल नहीं सकती वो कहाँ पहुँच गई, सेटल डाउन एट द बॉटम टू द एनोड है ना। तो देखो वो धीरे धीरे इकट्ठा किस साइड हो रही है, एनोड के साइड, क्योंकि वो गंदगी भी उधर नहीं जा रही, उधर किसकी टेंडेंसी है जाने की, उधर उसी मेटल के जाने की टेंडेंसी है। प्रकृति में टेंडेंसी देखने को मिलती है, और जो गंदगी है उसकी टेंडेंसी क्या है, ऐसी इधर की तरफ आने की। तो देखो इकट्ठा कहाँ हुआ है, इधर इकट्ठा हुआ है। ठीक, बढ़िया। द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, जो घुलने वाली है वो घुल गई, ठीक है, और जो इनसॉल्युबल है वो कहाँ हो गई, सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द एनोड एंड आर नोन एज एनोड मड। क्योंकि मड माने कीचड़, सारा कीचड़ सारी गंदगी कहाँ इकट्ठा हो गई, एनोड के साइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनोड मड। बढ़िया। चलो अब कोरोजन जो है वो आपको पता है, कोरोजन क्या होता है, पता है ना, ठीक। तो अब आप पढ़िए कोरोजन क्या होता है, ये पूरा आपको पढ़ना है, और कहीं कुछ होगा तो समझा दूँगी, फटाफट पढ़ जाओ 5 मिनट के अंदर, जोर जोर से। हाँ हाँ पढ़ो, यस बिल्कुल। यस, कोरोजन मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है कि हवा में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भाई साहब बहुत रिएक्टिव है, ठीक है, ऑक्सीजन को मन करता है सबके साथ रिएक्शन करो, ठीक है। हवा में सल्फाइड्स भी प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट हैं कि नहीं है, इन सबका बड़ा मन करता है सबके साथ रिएक्शन करो, कोई कितना भी कम रिएक्टिव हो फिर भी जाके उससे कहते हैं चलो चलो खेल लें, चलो ठीक है, चलो चलो रिएक्शन करते हैं, है ना। तो नेचर में ये हम देखते हैं, तो आयरन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो आयरन का ऑक्साइड बन जाता है, जिसको हम कहते हैं रस्ट, ठीक। सिल्वर जो है एजी मतलब सिल्वर, उसने सल्फाइड से रिएक्शन करी और AgS नाम का, AgS का PPT बनता है, AgS का सिल्वर सल्फाइड काले रंग का होता है। आप मम्मी को नोटिस करिएगा, पायल पहनती हैं सभी की मम्मियाँ, कुछ समय बाद काली हो जाती हैं, किस लिए काली हो जाती, इसके कारण। फिर उसको रगड़ रगड़ के उन्होंने गर्म पानी और उसमें सर्फ वर्फ डाल के धो लेती होंगी आपकी मम्मी, या साबुन से ही रगड़ लिया, तो उन्होंने इसकी एक परत को उन्होंने झाड़ दिया। सिल्वर जो था सल्फाइड से रिएक्शन किया, सिल्वर सल्फाइड बना, और इसको मम्मी ने आपकी क्या किया, ब्रश लगा लगा के सारा सिल्वर। फिर थोड़े दिन बाद ये जो ऊपर की लेयर थी, फिर इसने रिएक्शन की, हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ कुल मिला के निकाल क्या रहे हो तुम, सिल्वर का सल्फाइड, एक लेयर तो हटा ही रहे हो ना हर बार, सिल्वर की हटा रहे हो कि नहीं हटा रहे हो। तो इसलिए मान लो जब मम्मी आपकी पायल लेके आई थी 40 ग्राम, 10 साल पायल पहन ली तो पता चला कितनी बची, दैट इज हाउ इट हैपन्स, ठीक। अच्छा, और आपको मजेदार एक बात बताऊं, हमारी एक मामी है, वो कहती हैं कि उनके गांव में चांदी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक। कहती है हमारे गांव की चांदी इसलिए अच्छी होती है क्योंकि वो काली नहीं पड़ती, है ना। सही में ये सच की बात बता रही हूँ, यहीं एक पास में एक विलेज है। मेरी शादी के बाद उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि हमारे गांव से तुम चांदी ले लेना, यहाँ की चांदी जो है वो काली नहीं पड़ती। तो मैंने, आपको क्या लगता है मैंने वहाँ से चांदी ली होगी? मैंने चांदी नहीं ली। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस सिल्वर में उन्होंने क्या मिला रखा है, कोई और चीज़ मिला रखी है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आगे आएगा ये भी पढ़ने में, जिसके कारण क्या हो रहा है वो काला नहीं पड़ रहा है। तो इसका ये भी तो मतलब हो गया कि हम दाम किसका दे रहे हैं, चांदी का, और लेके क्या आ रहे हैं, कोई और ही चीज़ लेके आ रहे हैं। सो आई नेवर बॉट इट फ्रॉम हर विलेज। समझ में आया? सो इट इज़ गुड। आपके पास प्योर चांदी है, आपको कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा, काली पड़ेगी वो। काली नहीं पड़ रही तो सतर्क हो जाइएगा कि भाई ये चांदी नहीं कुछ और है, ठीक है, ठीक है। यूजुअली निकिल और कोबाल्ट मिलाते हैं उसमें, ठीक है। चलो, समझ में आया? तो कॉपर है ना,
इनसे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कॉपर का कार्बोनेट। वो भी आप देखते हैं हरे हरे रंग की, उसमें कुछ रस्टिंग हो जाती है, कुछ कोरोजन होता है, फिर उसको साफ कर देते हो तुम लगा लगा के पीताम्बरी और जाने क्या क्या, ठीक है। फिर क्या तुमने कर दिया, कॉपर गेट आउट, ठीक। तो लेके आए थे, पता चला हम कोई लोटा लेके आए थे छोटा सा, कुछ 100 ग्राम का, धोते 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 10 साल बाद कितने का बचा, 80 ग्राम का। ये होता ही है, ठीक है। चलो आगे पढ़ो। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, तो तुम खूब देखते हो, ठीक। चलो इसकी रिएक्शन भी तुम्हें पता है। आगे पढ़ो। ये भी तुमने खूब देखा है, पढ़ डालो फटाफट। हाँ एक्टिविटी पढ़ो। Label these test tube A, B and C. Pour some water in test tube A and cork it. Pour boiled distilled water in test tube B. Add about 1 ml of oil and cork it. The oil will float on water and prevent the air from dissolving in the water. बात समझ में आई क्या कर रहे हैं? इन्होंने कहा इसमें दूसरे वाले में क्या क्या, पानी तो भर दिया, लेकिन पानी के ऊपर क्या कर दिया, 2-4 बूंदे तेल की डाल दी। अब तेल की एक ऊपर एक कवर बन गई। अब तेल का कवर बन जाने से क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, साथ में पानी तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो कह रहे हैं कुछ होगा। बताओ। समझ में आ रहा है? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, वो क्या करता है, हवा की जो मॉइस्चर होता है उसको सोखता रहता है। तो मतलब मॉइस्चर मतलब पानी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक। फिर बात पकड़ में आई? हाँ, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें उपस्थित हैं, एक तो पानी और दूसरी हवा। हवा, टेस्ट ट्यूब ए में पानी भी है और हवा भी है, ठीक है। तो रस्ट लगने के लिए पानी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। दूसरे वाले केस में पानी तो है। अच्छा आगे पढ़ो पढ़ो। What does this tell us about the condition under which iron particles? समझ में आ गया? मैंने पहले ही सही बोल दिया। कैल्शियम क्लोराइड, और आपने बताया एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड कहाँ देखा है? जब आप कोई नई बॉटल या ऐसी कुछ चीज़ आती है ना, नया बैग या ऐसा कुछ भी चीज़ आप खरीदते हो, तो उसके अंदर ना एक पाउच जैसा रहता है। हाँ, तो इसलिए क्यों रखा रहता है वो? क्योंकि पता नहीं हवा और थोड़ा मॉइस्चर यहाँ वहाँ तो सब रहता ही है, तो क्या करता रहता है, सोखता रहता है, ताकि उसके अंदर, तभी तो आपको एकदम फ्रेश मिलता है वो। ठीक, बात पकड़ में आ गई? ठीक है, बहुत सुंदर बात है। तो हमें समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ है हमारे पास, जैसे लोहे की चीज़ है, तो उसको अगर जंग लग रही है तो इसका मतलब उसको पानी भी मिल रहा है और हवा भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। ठीक, चलो चैप्टर मेरी तरफ से तो ख़त्म। इसको थोड़ा सा और अब इसके बाद ही बड़ा इंटरेस्टिंग सा इसलिए पढ़ के सुना देती हूँ आपको। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, मैंने कहा ना हर चीज़ आपको इसलिए पढ़ाई जा रही ताकि आप इसका इस्तेमाल करो जीवन में। तो कह रहे हैं भाई तुम्हारे घर में जितना लोहा है उसमें जंग ना लगे, इसके लिए क्या करोगे तुम? क्या करते हो? आँख से देखा है ना क्या किया जाता है? क्या करते हो? पेंट कर देते हैं। पेंट करने का मतलब एक ऐसी लेयर चढ़ा दी, उस लेयर को चढ़ाने से क्या होता है, जो मेटल है वो सीधा सीधा ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आता, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आता, बचा रहता है। ठीक, इसके अलावा क्या करते हो? तो ऑयलिंग करते हो। जैसे हमारी ये जो चूं चूं आवाज़ आने लग जाती है, इसमें तेल डाल दी, इसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है, हाँ, ऑयलिंग करते रहते हो, साइकिल में करते हैं ऑयलिंग। हाँ यस करेक्ट। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन ना हो इसके लिए क्या करें? द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग,
एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। ठीक, तो एक एक बात को समझ लेते हैं। अलॉय मतलब होता है मिश्र धातुएं। मिश्र मतलब उसमें कोई चीज़ मिला दो, मिला देने से क्या होता है, उसका नेचर बदल जाता है, उसका नेचर बदल जाता है। ठीक, जैसे मैंने आपको चांदी की पायल वाली बात बताई, उसमें थोड़ा निकल मिला दिया, अब क्या हो गया, आपने बहुत सारी वो शील्ड्स और ऐसी मूर्तियाँ आती हैं, है ना, जो बिल्कुल सिल्वर जैसी चमकती हैं, ठीक है, लेकिन वो किससे बनी है, निकल से बनी है, आई थिंक निकल और कोबाल्ट से। ठीक है, थोड़ा और देखना पड़ेगा उसमें, मुझे जहाँ तक याद है वो निकल और कोबाल्ट से बनती हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, अब और आगे समझते हैं। क्रोम प्लेटिंग मतलब, क्रोम प्लेटिंग मतलब क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं ऊपर। प्लेटिंग मतलब एक लेयर उस चीज़ की चढ़ा दी जाती है, जिसके कहते हैं ना कि वो उसका कलर उतर जाता है, तो ऐसे वो चीज़ें होती हैं, वो 1 ग्राम गोल्ड वाली चीज़ें नहीं, तो उसको उसमें डुबा करके इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर देते हैं गोल्ड की। आपने 1 ग्राम गोल्ड के आर्टिकल सुने, नहीं सुने? तो ऐसे जो सोने के नहीं होते हैं पर वो लगते हैं सोने जैसे हैं, उसको 1 ग्राम गोल्ड बोलते हैं। नकली जो सब अपनी शादी आदि में पहन के रखते हैं, हाँ, तो गोल्ड ऐसा लगता है कि गोल्ड है, तो क्या करते हैं, पूरा तो किसी और चीज़ का मेटल का बना होता है, लेकिन उसके ऊपर एक एक, समझ लो जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन या एक एकदम बिल्कुल नन्हा नन्हा पार्टिकल ना चढ़ा दिया जाता है, उसकी प्लेटिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है, ऐसा, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब उस प्लेटिंग को कैसे पेंट से नहीं किया गया है, इलेक्ट्रोलाइट वाली विधि से किया गया है। ऐसा डुबाया होगा और ऐसे निकाला होगा, उसमें चीज़ चिपक गई होगी, ऐसा कुछ। ठीक, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। सेम प्रोसेस है ना, तो कह रहे हैं उसके ऊपर क्या करो, एक जिंक की लेयर लगा दो। अब जिंक का जो ऑक्साइड है वो तो रिएक्शन नहीं, जिंक जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं कर रहा, अथवा रिएक्शन कर रहा है तो रस्ट नहीं हो रहा है, जिंक का ऑक्साइड तो बनता ही है। ठीक है, चलो, तो कह रहे हैं ये, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसलिए कहते हैं ना गैल्वेनाइज्ड, हमारे जो घरों में वो सीढ़ियों के वो नहीं लगा हुआ है, स्टेयर्स के पास जो हैंड लगा हुआ है हैंडल करने के लिए, वो कैसा है, तो कहते हैं ये गैल्वेनाइज स्टील का बनाया है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती है। ठीक है ना, और कहीं कहीं क्या होता है, वो सही से गैल्वेनाइज नहीं होता है, तो पता चल जाता है कि इसने पैसा तो ले लिया पर काम ठीक नहीं किया है, ये भी है। ठीक है, चलो, the galvanized article is protected against rusting even if the zinc coating is broken. Can you reason this out? Now this is a good question. लिखिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए, मैं इसको लिखवा देती हूँ, ये आपकी किताब में शायद लिखा नहीं है, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। The galvanized article is protected. The galvanized article is protected against rusting, even if the zinc coating is broken. Even if the zinc coating is broken, because zinc is more easily oxidized because zinc is more easily oxidized than iron, है ना, full stop. Zinc continues to corrode C-O-R-R-O-D-E, corrode, but irons does not corrode or rust. ठीक, जैसे उसकी ढाल बना दिया हमने जिंक को, because zinc is on the top surface. ठीक, अब मैंने लिखवा दिया, अब मैं टेस्ट में पूछूंगी भी, याद रखिएगा। ठीक है, but iron does not corrode or rust. corrode मतलब rusting,
कोरोड मतलब क्षरण होना, क्षरण होना मतलब उसका ऑक्साइड बन बन के उसकी वो लेयर हटते जाना, पाउडर जैसा हो जाता है ना फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का होता है, हाथ से हटाओ तो हाथ में भी लग जाता है। ठीक है, डन। आगे पढ़ते हैं। अलॉइंग इज अलॉय करना मतलब उसको मिश्र धातु बना लेना। ठीक है, अलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल। किसी मेटल को बेहतर बनाना, उसकी क्वालिटी में थोड़ा सुधार चाहिए तो क्या कर लें, उसको अलॉय बना लिया जाए। वी कैन गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज बाय दिस मेथड, है ना। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल बट इट इज़ नेवर यूज्ड इन इट्स प्योर स्टेट। क्यों? क्योंकि तुरंत रस्ट आउट हो जाएगा, है ना, पानी भी है हवा भी है। दिस इज बिकॉज प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेचेज ईजिली व्हेन हॉट। हॉट होता है तो इसको बड़ी आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना मेटल कैसे होते हैं, तो डक्टाइल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। बट इफ इट इज मिक्सड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक, तो अगर हमने आयरन में थोड़ा कार्बन मिला दिया तो जानते हैं क्या बन जाता है, कास्ट आयरन। जिस पर डोसा वाला तवा नहीं बनता है, डोसा वाला तवा वो मोटा ऐसा थिक, दैट इज कॉल्ड कास्ट आयरन। किसी मशीन के पार्ट्स बनते हैं वो भी कास्ट आयरन से बनते हैं। ठीक है, चलो वो स्ट्रांग हो जाता है। अच्छा, और कितना उसका परसेंटेज है, बहुत थोड़ा, मतलब 1000 में 5, 1000 ग्राम 1 किलो में केवल 5 ग्राम कार्बन डालना है। देखो 5 ग्राम कार्बन डालने से उसका पूरा हिसाब किताब ही बदल गया। ठीक, इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन आयरन इज मिक्सड विथ निकल एंड क्रोमियम, है ना। उसमें अगर हम क्या डाल दें, निकल और क्रोमियम डाल दें तो Fe, है ना, प्लस निकल एंड क्रोमियम तो क्या बन जाता है, स्टील बन जाता है। Fe में एक्चुअली Fe में भी कार्बन डालते थे तो उसको भी बोलते हैं कार्बन स्टील करके एक चीज़ आती है। ठीक है, इसको अभी फिलहाल मोटा मोटा जान लो, हार्ड नहीं सॉरी, कास्ट आयरन ऐसे। ठीक, चलो अनामिका समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। इट बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम वी गेट स्टेनलेस स्टील विच इज़ हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ये तो हम जानते हैं, इसलिए तो बर्तन बनाए हमने स्टील के। ठीक, थस इफ आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस इट्स प्रॉपर्टीज चेंज। हम देख रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस। द सब्सटेंस एडेड मे बी अ मेटल और अ नॉन मेटल। देखो ये जैसे नॉन मेटल है, ये वाले मेटल्स हैं, है ना, ऐसा। इट इज़ प्रिपेयर्ड, अच्छा, एन अलॉय, अब यहाँ पे देखो एन अलॉय की डेफिनेशन बता रहे हैं। एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। होमोजीनियस मतलब एक साथ अच्छे से मिला हुआ, होमोजीनियस, है ना, अच्छे से घोल के मिला करके बनाया गया। ये नहीं कि कहीं कुछ है और कहीं थोड़ा ये ऐसे नहीं, मिक्स किया गया अच्छे से। ठीक है, तो एन अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ऑफ कोर्स किस स्टेट में मिलाया होगा, मॉल्टन स्टेट में, तभी तो घुलेगा मिलेगा। ठीक है, or a metal and a non-metal. It is prepared by first melting the primary metal and then dissolving the other elements in it in different proportion. तो जैसे मैंने बताया ना, आयरन में कार्बन कितना मिलाया, तो जैसे हमने बना लिया 995 ग्राम, ये बना लिया, इसको पिघला लिया, और पिघलाने के बाद जो कार्बन है वो भी मॉल्टन स्टेट में इसमें कितना मिला दिया, 5 ग्राम, तो टोटल कितना बन गया, 1000 ग्राम। तो 1 किलो में ये बन गया, और इसको अच्छे से मिला दिया, उसके बाद ठंडा कर लिया ऐसा। एंड देन डिसॉल्विंग द अदर एलिमेंट्स इन इट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन इट इज देन कूल्ड टू रूम टेम्परेचर। वही लिखा है, बात समझ में आ गई? चलो चैप्टर खत्म ही होने वाला है। डू यू नो, कह रहे पता है तुमको, प्योर गोल्ड नोन एज 24 कैरेट गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। एक्चुअली में बहुत सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है उससे कुछ हम बना नहीं सकते हैं ज्वेलरी। इसलिए 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं होती, 22 कैरेट की और 18 कैरेट की चलती है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इट इज़ अलॉयड, अलॉयड मतलब इसको मिक्स किया गया, इसमें कुछ मिक्स कर रहे हैं, विथ आइदर सिल्वर और कॉपर। ठीक, अब देखो मैं तुम्हें बताती हूँ मज़ेदार बात। तो सोने में अगर चांदी मिक्स करी तो जो सोना होता है ना, थोड़ा सा पीला और थोड़ा सा सिल्वरिश चमक लिए हुए होता है, वैसा सोना। और सोने में अगर तांबा मिक्स कर दिया
तो तांबा मिक्स करिए तो वो थोड़ा सा रेडिश टोन लिए हुए होता है। आप अभी नोटिस करिएगा जो गोल्ड होता है ना, अभी गोल्ड आपके पास घर में आपने पहने हुए लोगों को देखा है ना गोल्ड, तो आप एक्चुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसमें क्या मिलाया गया है। तो कौन सी ज्वेलरी बेहतर है, कॉपर मिला के ले रहे हो या सिल्वर मिला करके? जहाँ पर भी गोल्ड की ज्वेलरी ज़्यादा लाल लाल दिखे, कॉपर सस्ता होता है भाई, ठीक है। तो बहुत लाल लाल अगर गोल्ड की ज्वेलरी देखे तो समझ जाना कि उसमें क्या मिला है, कॉपर। कॉपर का कलर तो पता है ना, ठीक है, अब नोटिस करना, ठीक। Generally in India, 22 karat gold is used for making ornaments. It means that 22 parts of pure gold is alloyed with 2 parts of either copper or silver. ठीक। If one of the metals is mercury, अच्छा अब कह रहे हैं कुछ आपको अमलगम करके एक चीज़ समझा रहे हैं, इसको याद रखने के लिए अभी तो कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे जाके कभी इस्तेमाल होगा, तो बस डेफिनेशन बता रहे हैं। इफ़ वन ऑफ द मेटल्स इज मरकरी देन अलॉय इज नोन एज एन अमलगम। अगर कोई ऐसी धातु बनाई जिसमें थोड़ा सा मरकरी डाल दिया तो फिर हम क्या कहते हैं, ये हमने इसका अमलगम बना दिया। अमलगम बनाने का मतलब जो अलॉय बना है, अलॉय में एक चीज़ क्या है, एक मेटल क्या है, मरकरी, ठीक, तो उसका एक खास नाम दे दिया। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल्स। और कह रहे हैं ये तो बड़ी मज़ेदार बात है, जब भी हम अलॉय बना रहे हैं तो प्रकृति में क्या देख रहे हैं कि अगर हमारे पास हमने मान लो सिल्वर मिलाया और गोल्ड मिलाया, ठीक, तो इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, काफ़ी देर में मेल्ट होंगे। लेकिन जब हमने इसका मिक्सचर बना, जब हमने इसका अलॉय बनाया तो क्या देखा, जो अलॉय था ना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, जबकि दोनों का अलग अलग। देख रहे हैं कैसे दोनों अपना अपना आचरण त्याग दे रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने अपना आचरण त्याग दिया था, ठीक है। ये प्रकृति की व्यवस्था है, ठीक। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, तो हम अपने घर में तांबा भी देखते हैं और पीतल के भी बर्तन देखते हैं। तो कह रहे हैं ब्रास एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो पीतल कैसे बना रहे हैं, तांबा और जिंक को मिला करके। एंड ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ब्रॉन्ज मतलब क्या होता है, ब्रॉन्ज मतलब आई थिंक कांसा होता है शायद। ब्रॉन्ज और कांसा, मुझे दो ही चीज़ें पता हैं, कांस्य धातु बोलते हैं, कांसा बोलते हैं, और कुछ बोलते होंगे तो आप मम्मी को पूछिएगा, है ना। तो तांबा, पीतल, कांसा, 3 प्रकार की धातुएं होती हैं। और बाय द वे आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए, जो ये खेलों में भाग लेते हैं, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, यही है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो कह रहे हैं ब्रॉन्ज एंड अलॉय ऑफ कॉपर एंड एसन, है ना, कॉपर एंड टिन, ठीक। एसन मतलब स्टैनम, स्टैनम, स्टैनम सुन लिया आपने, अगली बार पूछूंगी मैं। एसन मतलब स्टैनम, उसको हम टिन भी बोलते हैं। आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज कॉपर इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स। क्या मज़ेदार बात बता दी। कह रहे हैं देखो कॉपर का आचरण कैसा है, तो कॉपर बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जब हमने ब्रॉन्ज बना दिया तो ब्रॉन्ज क्या करता है, क्या लिखा हुआ है ना, जब हमने जो ब्रॉन्ज बनाया एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, वो क्या है, दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स एट ऑल। तो वो जो कंडक्टिविटी का उसका आचरण था उसने उसको त्याग दिया। बात पकड़ में आई। फिर कह रहे हैं सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। सोल्डर क्या चीज़ होती है, आपने सोल्डरिंग करते हुए देखा है, जनक सर ने शायद कभी आपको दिखाया हो, एक वायर जैसा रहता है ना, एक गरम करते हैं रॉड से, उसको ऐसे गरम करते हैं, धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाता है। सोल्डरिंग आपके कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में करते हैं, मोबाइल के अंदर की जाती है, कंप्यूटर में की जाती है, किसी भी चिप को सोल्डर किया जाता है, ठीक है। और अगर आपने कभी नहीं देखा है तो ये भी याद रखिएगा, जनक सर को पूछिएगा, वो आपको करके दिखाएंगे। ही इज़ अ मास्टर एट इट, ठीक है। तो ही हैज़ एवरीथिंग टू शो। सोल्डर एंड अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, है ना, सोल्डर का वो वायर आता है एकदम ऐसा है ना, बिल्कुल सॉफ्ट, एकदम मैलिएबल टाइप का वायर आता है वो, ठीक है। हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड इज़ यूज्ड फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिक वायर्स टुगेदर। और इलेक्ट्रिक वायर्स को वेल्ड करने के लिए, वेल्ड मतलब जोड़ देने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक, समझ में आ गया। एंड दैट्स इट। इसके बाद कह रहे हैं मोर टू नो, चलो और जानने की कोशिश करते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। द वंडर ऑफ एंशिएंट इंडियन मेटलर्जी, अब जाके नाम इस्तेमाल किया मेटलर्जी। मेटलर्जी मतलब धातु कर्म, है ना, अस्तित्व में जो ओर्स पाए जा रहे हैं, जो मिनरल्स पाए जा रहे हैं, उनको इकट्ठा करना, रोस्टिंग या दूसरे कैल्सिनेशन के प्रोसेस से उनको अलग करना, उसके मॉल्टन चीज़ बनाना, फिर उसके अलॉय बनाना, फिर उसमें इतनी रिसर्च इंडिया में हुई है कि पूछिए मत।
सुनिए, एक अजूबा, द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली। दिल्ली के पास एक हमारे पास लौह स्तंभ है, लोहे का खंभा है, ठीक है, 21 फीट का है लगभग, इसमें नहीं लिखा, 23 फीट का है आई थिंक, हाँ 23 फीट का है। इट वॉज बिल्ट मोर देन 1600 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में आई थिंक बनाया गया होगा 1600 साल पहले, बाय द आयरन वर्कर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो आयरन वर्कर्स मतलब ब्लैक स्मिथ्स मतलब लोहार। तो यहाँ के लोहार जो थे ना, लोहार जो लोग होते थे, उनको इतनी ज़्यादा अपने काम की गहरी समझ थी कि दैट दे न्यू ऑफ अलॉयज, दे न्यू ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ नॉट रस्टिंग एंड एवरीथिंग। आगे बता रहे हैं, ठीक है, दे हैड डेवलप्ड अ प्रोसेस, उन्होंने एक ऐसा प्रोसेस बना लिया था विच प्रिवेंटेड आयरन फ्रॉम रस्टिंग 1600 साल पहले, ठीक। फॉर इट्स क्वालिटी ऑफ रस्ट रेजिस्टेंस इट हैज़ बिन एग्जामिन्ड बाई साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा ये विद्या किसी के पास नहीं थी। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वेज 6 टन्स, दैट इज 6000 kgs। तो लोहारों ने चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य में 6000 किलो का ऐसा कुछ बनाया स्तंभ जिस पे आज तक जंग नहीं लगी, आज तक, है ना। एंड मीनवाइल लोग आके चेक कर रहे हैं, दे आर लर्निंग द प्रोसेसेस, ठीक है। ठीक, और बता दें आपको क्या है चक्कर, उसका चक्कर ऐसा है, उसके ऊपर है ना एक हाइड्रोजन फॉस्फेट की लेयर चढ़ी हुई है। तो लोहा है, अंदर तो लोहा है, ठीक है। आज भी ऐसी चीज़ें अभी बना नहीं रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी, किसकी जानते हैं? हाइड्रोजन फॉस्फेट की। जैसे गल्वेनाइजेशन का प्रोसेस था, जिंक चढ़ा दिया, वैसे ही एक चीज़ इसके ऊपर चढ़ा रखी है, और उस चीज़ को ऐसा चढ़ा रखा है कि ये लेयर ब्रेक ही नहीं हो रही है, बार बार हवा से रिएक्शन करता है, पानी से रिएक्शन करता है, और उसके बाद एक ऐसी चीज़ बन जाती है वो वापस इसी को प्रोटेक्ट कर देती है। ये नेचर को इतना गहरा समझा था। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, ठीक। तो जब ही वही है ना कि जब हम हिंदुस्तान का पीछे का हम ये देखते हैं तो हमें समझ में आता है हिंदुस्तान में जितनी चीज़ों के बारे में समझ विकसित की है ना, जैसे कांसे के बर्तनों में खाना खाना, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना, मेटल्स में खाना परोस के खाना, और खाना कुक करते समय मिट्टी आदि के बर्तनों में जो कंडक्टिव नहीं है। आप देखो मिट्टी क्या है, इज इट अ गुड कंडक्टर? नो, इट्स अ बैड कंडक्टर। कांसा, अभी हमने पढ़ा, ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन को मिला के जो बनाया है, दैट इज ऑल्सो वेरी बैड कंडक्टर, वेरी वेरी पुअर कंडक्टर। तो हिंदुस्तान में लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, खाना बनाना किसमें, कुक करते समय क्या चाहिए, समथिंग दैट इज नॉट कंडक्टिंग, समथिंग दैट इज अ वेरी वेरी पुअर कंडक्टर, और खाना खाते समय क्या चाहिए, समथिंग दैट इज अ वेरी गुड कंडक्टर। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। इसलिए चांदी और सोने के थाल तो हैं, लेकिन कुकिंग यूटेंसिल्स अलग तरीके से। कुकिंग यूटेंसिल्स कांसे के बनाए, लोहे का तवा बनाया, आज भी सभी के घरों में लोहे का तवा इस्तेमाल होता है, मिट्टी की तावड़ी बनाई, मिट्टी की हांडी बनाई, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, ठीक है। अभी भी मतलब लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, इतनी रिएक्शंस पढ़ने के बाद भी उटपटांग काम चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसी के साथ चैप्टर खत्म हुआ। आई होप यू एंजॉयड इट। यस, चलो कर दीजिए।